जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं एक नई वीडियो जो है गरुड़ ध्वज यानी नाटक में तीसरा वीडियो यानी तीसरा चैप्टर गरुड़ ध्वज, जिसे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आप आगरा से देख रहे हैं यानी आपका ज़िला आगरा है, गोरखपुर है, जौनपुर है, फैजाबाद है, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर, तो आपके लिए ये वीडियो है। अन्यथा आप अगर अन्य ज़िले से हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। मैं एक बार फिर आपके ज़िले का नाम ले लेता हूँ और आप भी जिस ज़िले से हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप किस ज़िले से हैं। तो अगर आप आगरा ज़िले से हैं, गोरखपुर ज़िले से हैं, जौनपुर से हैं, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर से, तो ये वीडियो आपके लिए है। अन्यथा मेरी यही सलाह है कि आप इसको ना देखें। फिलहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके ज़िले की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं कि आप किस ज़िले से देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम गरुड़ ध्वज नाटक का सारांश यानी कथा वस्तु देख लेते हैं, उसके बाद नाटक की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे और इससे कुछ सीख पाएंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है, यानी आप समझिए नाटक बड़े ही चर्चित है, यानी आप समझिए कि पूछना जरूर, मतलब हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा ही जाएगा। एक प्रश्न बनना निश्चित है। आइए स्टार्ट करते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक गरुड़ ध्वज की कथावस्तु शुंग वंश के शासक सेनापति विक्रमित्र के शासनकाल और उसके व्यक्तित्व पर आधारित है। गरुड़ ध्वज में प्राचीन भारत के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इस नाटक में धार्मिक संकीर्णताओं एवं स्वार्थों के कारण विघटित होने वाले देश की एकता एवं नैतिक पतन की ओर नाटककार ने ध्यान आकृष्ट किया है। इस नाटक में आचार्य विक्रमादित्य, कालिदास, कुमार विषमशील, वसंती, मलयवती आदि पात्रों के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रप्रेम, नारी स्वाभिमान जैसे गुणों को प्रस्तुत कर समाज में इनके विकास का संदेश दिया गया है। इस ऐतिहासिक नाटक में समाज में व्याप्त समस्याओं, विदेशियों द्वारा किए गए अत्याचारों एवं धर्म पर अहिंसा के नाम पर राष्ट्र की पहचान से छेड़छाड़ करने वालों के षड्यंत्रों को रेखांकित किया गया है। ये तो नाटक का सारांश है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि नाटक में आपको क्या पढ़ना है। आइए हम लोग चलते हैं नाटक के प्रथम अंक की ओर। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा किस अंक में क्या है, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। प्रथम अंक, नाटक के प्रथम अंक की घटना राजधानी विदिशा में घटित होती है, जिसमें विदिशा के वैभव वंश और राष्ट्र के लिए त्याग करने वाले आचार्य विक्रमादित्य का चरित्र उजागर हुआ है। शुंग वंश का पुष्यमित्र सम्राट के अकर्मण्य हो जाने के पश्चात विदेशियों द्वारा कुचली जाने वाली प्रजा के आग्रह से शासन अपने हाथ में ले लेता है और सम्राट अथवा महाराज शब्द का संबोधन अपने लिए आग्राह और घृणित घोषित कर देता है। विक्रमित्र भी उसी परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। नाटक का प्रारंभ इसी प्रसंग को लेकर होता है। राज्य कर्मचारियों के पारस्परिक हास परिहास के बीच पुष्कर नामक कर्मचारी के मुख से महाराज शब्द निकल जाता है, जिसके लिए वह प्राणदंड के भावी संकट की आशंका से अत्यंत ही भयभीत हो जाता है। मलयवती तथा काशीराज की कन्या वसंती, जिसका उद्धार विक्रमित्र के सैनिक ने किया है, आती हैं और उसके संकट मुक्ति का आश्वासन देती हैं। मलयवती पुष्कर को सहस्त्रदल कमल लाने के बहाने बाहर भेज देती हैं। वसंती को विश्वास नहीं है कि पुष्कर दंड से बच जाएगा, क्योंकि उसे विक्रमित्र की न्यायप्रियता और दृढ़ निश्चय की भली भांति जानकारी है। मलयवती और वसंती की पारस्परिक बातचीत से पाठकों को यह जानकारी हो जाती है कि विक्रमित्र कितना त्यागी, शूर और दृढ़ निश्चयी
है। इसी बीच एक दूसरी प्रासंगिक घटना भी घटित हो जाती है। शुंग वंश के कुमार सेनानी देवभूमि श्रेष्ठ की कुमारी कन्या कौमुदी का विवाह मंडप से ही अपहरण कर लेता है। इस समाचार से विक्रमादित्य अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं। उसके शासन में उनके 2 आदमियों द्वारा नीति और धन की हत्या की जाए उन्हें स्वीकार नहीं है। इसे वे राज्य का अपमान मानते हैं। देवभूमि शुंग साम्राज्य में काशी के शासक हैं। विक्रमादित्य देवभूति को कौमुदी समेत पकड़ लाने के लिए मेघरुद्र यानी कालिदास के नेतृत्व में सैनिकों को भेजने का आदेश देते हैं। प्रथम अंक में ही मलयवती और वसंती की बातचीत से आभास मिल जाता है कि मलयवती का झुकाव कुमार विषमशील की ओर और वसंती अपने जीवन से निराश है। वह आत्महत्या द्वारा इस जीवन को समाप्त कर देना चाहती है। उसे यह लोकापवाद की आत्मग्लानि है कि वह एक यवन सेनापति द्वारा भगाई गई काशीराज की पुत्री है। यद्यपि वह निर्दोष और सर्वथा पवित्र है, किंतु लोकोपवाद के कारण उसमें आत्महीनता की भावना आ गई है। कालिदास की रचनाओं और उनके आकर्षण व्यक्तित्व पर वह मुग्ध है। ये तो था प्रथम अंक। आइए देखते हैं द्वितीय अंक। नाटक के द्वितीय अंक में राष्ट्रीय एकता के भाव पक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। द्वितीय अंक की घटना भी विदिशा प्रसाद के भीतरी कक्ष से संबंधित है। शुंग साम्राज्य कुरु प्रदेश तक फैला है। उसके पश्चिम में यवन शासन है, जिसकी राजधानी तक्षशिला पेशावर है। उसका शासक अंतलिखित है। दोनों राज्यों की सीमा के सैनिकों में परस्पर कुछ विवाद हो जाता है, जिससे शुंग शासक बड़ा कड़ा रुख अपनाता है। इसमें यवन शासक अंतलिखित और उसका मंत्री हलोदर यानी हलियोदर दोनों आतंकित और क्षुब्ध हो जाते हैं। हलोदर भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत ही आस्था रखता है। वह श्री कृष्ण का भक्त है। वह दोनों राज्यों की मैत्री को दोनों देशों की प्रजा के लिए कल्याणकारी मानता है और शासक से अनुमति लेकर संधि का प्रस्ताव लेकर विदिशा पहुंच जाता है। हलोदर विदिशा में उस समय पहुंचता है जबकि कालिदास मेघरुद्र सेना सहित विक्रमादित्य के आदेश से यवन श्रेष्ठ की पुत्री कौमुदी के उद्धार के लिए देवभूत को पकड़ने के लिए जा चुके हैं। कालिदास भी मलयवती और वसंती की भांति ही राजाश्रय में पलित वह व्यक्ति हैं जिसका उद्धार विक्रमादित्य ने बौद्धों के बिहार से किया है। विदिशा में विक्रमादित्य से हलोदर की मैत्री वार्ता होती है और भारतीय संस्कृति के नए अध्याय का प्रारंभ होता है। हलोदर प्रजा के हित की सारी शर्तों को मानते हुए विदिशा में शांति का स्तंभ स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे विक्रमादित्य मान लेता है। हलोदर अपने कुशल शिल्पियों को शीलभद्र नामक कलाकार के नेतृत्व में इस शुभ कार्य के लिए समर्पित करता है। उसके बाद ही सैनिक देवभूति और कौमुदी को लेकर पहुंच जाते हैं। एकांत पाकर वसंती कालिदास को विजयी कार्तिकेय का संबोधन कर माला पहनाकर उनका स्वागत करती है और बिना किसी रक्तपात के विजय प्राप्ति के लिए प्रसन्नता व्यक्त करती है। इसी बीच विक्रमादित्य पहुंच जाते हैं। वसंती और कालिदास सहम जाते हैं। विक्रमादित्य वसंती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी आ रहे हैं और वे तुम्हें लेकर काशी जाएंगे। साथ ही वे कालिदास को भी मांग रहे हैं। वसंती आचार्य के पास ही रहने की इच्छा व्यक्त करती है। दूसरी ओर कालिदास भी जाना नहीं चाहते। वे कुमार विषमशील का राज कवि अंतरंग सखा बनकर रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। ये तो था आपका तृतीय सर्ग में यानी तृतीय अंक।
आइए देखते हैं तृतीय अंक। अभी तक हमने देखा प्रथम अंक, द्वितीय अंक, अब तृतीय अंक। नाटक के तीसरे अंक की घटना अवंती में घटित होती है। इसमें गर्भभिल्ल महेंद्रदित्य के पुत्र विषमशील के नेतृत्व में भारत के अनेक वीर सेनानी और शासक राज्य एकजुट होकर शक क्षत्रपों को पराजित करते हैं और मालवा का उद्धार करके शकों के विरुद्ध इस अभियान में सारे सहयोग और सफलता का श्रेय शुंग सेनापति विक्रमादित्य को है। उनके प्रभाव से कलिंग के जैन छारबेली, दक्षिण के स्वासित फंडी, विगत काशीराज आदि अनेक महारथी इस अभियान में सम्मिलित होते हैं। विक्रमादित्य के प्रभाव से जैन आचार्य कालक, जिन्होंने शकों को इस देश पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया, अपनी गलती का अनुभव करते हैं। उसमें देश के नवनिर्माण की भावना का उदय होता है। वे अवंती के निर्माण में जैन मठों में एकत्र सारी संपत्ति, सोना चांदी, दुर्लभ रत्न आदि को संवर्धित करने का संकल्प लेते हैं। 80 वर्षीय वृद्ध विक्रमादित्य को कुमार विषमशील की सफलता से अतीव प्रसन्न होते हुए स्वेच्छा से साकेत, मगध, विदिशा समेत सारी प्रजा का पालन भार विषमशील पर सौंप देते हैं। राज्याभिषेक के उपरांत विषमशील के समक्ष देवभूति और कौमुदी का मामला न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। देवभूति अपने अपराध के लिए स्वयं देश निर्वास स्वीकार करती हैं। माल्यवती का विवाह कुमार विषमशील से तथा वसंती का विवाह कालिदास के साथ संपन्न होता है। कालिदास की इच्छा अनुसार विक्रमादित्य का पूर्वार्ध विक्रम और पिता महेंद्रादित्य का उत्तरार्ध आदित्य शब्द मिलाकर विषमशील का नाम विक्रमादित्य रखा जाता है। कौमुदी और देवभूति के देश छोड़ जाने से साकेत और पाटलिपुत्र भी अवंती के अधीन में आ जाता है। अवंती के इस उद्धार पर नए विक्रम संवत का प्रवर्तन होता है। ये था आपका गरुड़ध्वज नाटक।